के पास एक हाईली एफिशिएंट टेक्निक है और ये ऑटोमेटेड भी है। सो आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऑटोमेटेड जो एनालिसिस है, ये भी थोड़ा सा ओपन हो रहा है। ऑटोमेटेड एनालिसिस जो है कि आपके पास इसमें ऑटोमेशन जो है वो इन्वॉल्व है, अनलाइक जो आपके प्रीवियस जो रेगुलर जो आपके दूसरे मेथड्स हैं जो अब आप यूज करते हैं, लाइक सेंट्रीफ्यूगल एनालाइजर है या दूसरी जो भी मेथड्स हैं, उनको अगर कंपैरिजन किया जाए एफआईए से, तो एफआईए जो है वो अलाउ करता है रैपिड सीक्वेंशियल एनालिसिस ऑफ अनलिमिटेड नंबर ऑफ सैंपल्स। देखें, जब आपने कंटिन्यूसली एक चीज करनी है तो उसमें क्या होता है, एक तो डेफिनेटली वो टाइम कम होगा, बड़ा रैपिडली होगा। एक सीक्वेंशियल एनालिसिस हो जाएगा, यानी एक खास सीक्वेंस में अगर आप कोई चीज करना चाहते हैं तो देन यू कैन परफॉर्म द सीक्वेंशियल एनालिसिस। देन एक हाईली नंबर ऑफ एनालिसिस सैंपल्स, बहुत मतलब ज्यादा नंबर, इन्होंने तो खैर अनलिमिटेड नंबर का जो है वो यूज कर दिया है, तो आप जो है वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से जो है उसको यूज कर सकते हैं एट रेगुलर इंटरवल्स। क्योंकि एक लिक्विड कैरियर स्ट्रीम में जब अभी हम पढ़ते हैं फिर आपको समझ आएगी कि ये लिक्विड कैरियर स्ट्रीम क्या है, जिसमें हम कंटिन्यूसली सैंपल थ्रू यूजिंग ये फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस फीड किए जा रहे हैं। तो हम इसकी स्कीमेटिक डायग्राम देख रहे हैं जी, जो इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम है, ये है जी स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सिंपल फ्लो इंजेक्शन एनालाइजर शोइंग बेसिक कंपोनेंट्स। कहते हैं कि हमारे पास जो एक, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, आपके पास हो सकता है मोबाइल वगैरह है छोटा, तो ये जनाब आपके पास एक फ्लो इंजेक्शन एनालाइजर। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता दूं, ये जो फ्लो इंजेक्शन एनालाइजर है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये कोई टेक्निक नहीं है सेपरेट, वो यूज की जा रही है। तो इसमें एडवांटेजेस भी हैं, वो भी हम आगे चल के तो अभी हम इसकी ये फ्लो सिस्टम है, ये एक सिस्टम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के स्टार्ट में ये हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, फ्लोरीसेंट आपने पढ़ी, तो ये सिस्टम है तो स्टार्ट इंजेक्शन सिस्टम उस जो इंस्ट्रूमेंट है स्पेक्ट्रोस्कोपी का या जो भी को अदर स्पेक्ट्रोमेट्री टाइप इंस्ट्रूमेंटेशन है, हम स्टार्ट में उसको ये सैंपल इंजेक्शन सिस्टम का यूनिट उसके साथ, और फिर सैंपल इंजेक्शन जो है वो हमारे पास काफी बेहतर। ब्लॉक डायग्राम नजर आ रही है, और इस ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला, ये मैं बता देता हूँ जी, रिजिड रेजर्वायर है, प्रोपेलिंग यूनिट है, सैंपल इंजेक्शन फिर होती है, मिक्सिंग एंड रिएक्शन जोन है, और डिटेक्टर है। तो रीजेंट जो हमारे पास है, दैट रीजेंट एक्चुअली सर्विंग एज द कैरियर, ठीक है। सैंपल जो हमारे पास, हमने स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज में भी देखा है कि सैंपल को एक प्रिपेयर किया जाता है, सैंपल को एक कैरियर में कैरी किया जाता है, और ये उसकी रीज़न ये है कि बहुत कम सैंपल्स ऐसे होते हैं जो खुद जिनको कैरियर की ज़रूरत एज सच नहीं होती। हम जितना भी एनालिसिस करते हैं उसमें हमें सैंपल को कैरी करने के लिए, जिस तरह आपने क्रोमेटोग्राफी में देखा था कि मोबाइल फेज के साथ सैंपल को शामिल किया जाता है, या गैस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक में आपने देखा था कि सैंपल को वेपराइज किया जाता है, और उसकी रीज़न क्या थी, क्योंकि सैंपल को आपने पास करना है स्टेशनरी फेज के ऊपर से, तो उसको वहाँ से मूव कराना है, और उसकी मूवमेंट के लिए एक कैरियर होना ज़रूरी है। कोई भी एनालिसिस आप ले लें, कोई भी टेक्निक ले लें, उसमें ये चीज़ होती है कि आपको वहाँ पे सैंपल को कैरी करना पड़ता है, तो आपको एक सैंपल कैरियर चाहिए। तो यहाँ पे ये जो रीजेंट रेजर्वायर है, बेसिकली दिस रीजेंट
रेजरवायर जो है, ये मैं थोड़ा सा फॉन्ट और बड़ा कर दिया है। दिस रीजेंट रेजरवायर एक्ट एज द कैरियर। ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे कैरियर या रीजेंट का उन्होंने वर्ड यूज किया है। ये वो कैरियर है जो सैंपल को आगे चल के कैरी करेगा। देन नेक्स्ट टू द रीजेंट रेजरवायर इज प्रोपेलिंग यूनिट। प्रोपेलिंग यूनिट क्या करता है जी? प्रोपेलिंग यूनिट एक्चुअली आपकी जो रेजरवायर इज सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज, आप कह लें कि वहाँ से उस रीजेंट को, वहाँ पे उस कैरियर को एक प्रोपेलिंग यूनिट, एक छोटा सा पंप सा होता है, वहाँ से उसको प्रोपेल किया जाता है, वो उसको वहाँ से पंप किया जाता है। और इसका जो बेसिक पर्पज है वो ये है कि ये जो प्रोपेलिंग यूनिट है, इट एक्चुअली मेंटेन्स अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ द कैरियर। अच्छा, अब ये जो कांस्टेंट फ्लो ऑफ द कैरियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अभी जब हम आगे एक और डायग्राम आ रही है, उसमें थोड़ा सा जब देखेंगे कि सैंपल को रीजेंट के साथ या कैरियर के साथ कैसे मिक्स किया जाता है और सैंपल कैरियर के अंदर जाकर कैसे इंजेक्शन के बाद मूव करता है, तो वहाँ पे आपको ये जो मेंटेन्स अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ कैरियर का जो वर्ड्स हैं यहाँ पे समझ आएगी। तो ये देयर इज अ सिस्टम ट्यूबिंग, उस सिस्टम ट्यूबिंग में से ट्यूब्स होती हैं, कॉइल्स होती हैं, तो वहाँ पे इसको कैरियर को पास किया जाता है और साथ उसके सैंपल मिक्स किया जाता है। अच्छा, उसके बाद ये तो चले हो गया जी आपकी कैरियर का जो रेजरवायर है, फिर एक प्रोपेलिंग यूनिट है जो यहाँ से इस कैरियर को एक कांस्टेंट फ्लो पे जो ट्यूब्स हैं जहाँ पे उसके साथ सैंपल ने मिक्स होना है, वहाँ पे कांस्टेंट फ्लो के साथ उसको इंजेक्ट करता है। देन नेक्स्ट स्टेज इज सैंपल इंजेक्शन। आपने सैंपल जो है वो इंजेक्ट करना है इस कैरियर में जिसको आपने प्रोपेलिंग यूनिट के साथ पंप किया है। तो इसमें आपके पास पीछे से कांस्टेंट फ्लो पे फ्लोइंग कैरियर स्ट्रीम आ रही है, और ये आपके पास आगे ट्यूब्स हैं वो जिनको वो अभी मैं आपको फिजिकली भी दिखाता हूँ, उसमें अच्छे से कोई इमेजेस तलाश करके वहाँ पे सैंपल उसके साथ मिक्स किया जाता है। तो उनमें ट्यूब्स में मिक्सिंग एंड रिएक्शन जोन्स होते हैं जहाँ पे सैंपल ये मिक्स होता है, सैंपल आपने उसके साथ मिक्स कर दिया है, देन आपके पास ये रीजन आ जाता है, इसको हम मिक्सिंग एंड रिएक्शन जोन कह रहे हैं। मिक्सिंग एंड रिएक्शन जोन में सैंपल एंड द कैरियर जो है वो मिक्स होते हैं, और वहाँ पे अगर कोई रिएक्शन होना है तो वो रिएक्शन होता है। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रैवलिंग इन दिस रीजन, आपके पास सैंपल और कैरियर जो है वो डिटेक्टर पहुंचता है, और डिटेक्टर फिर वो डिटेक्ट करता है जो भी प्रोसेस है। तो इसमें देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टी चैनल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मल्टी चैनल इंस्ट्रूमेंट्स, ये तो आपको सिर्फ एक चैनल बताया है, ये हो सकता है कि मोर देन वन चैनल्स हो, मोर देन वन ट्यूब्स हो जिसमें से सेपरेटली कैरियर फ्लो कर रहा है, सेपरेटली हर चैनल में या हर ट्यूब में सैंपल को इंजेक्ट किया जा रहा है। तो ईच इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू रीजेंट इनटू द कैरियर स्ट्रीम, मतलब आपके पास जो मल्टीपल चैनल्स की हमने टर्म यूज किया है कि देयर विल बी मोर देन वन चैनल, तो हर चैनल में एक वो रीजेंट इंट्रोड्यूस होगा इनटू द कैरियर स्ट्रीम। अच्छा, इसमें क्योंकि हम तो एक जनरल अभी स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें माइनर वेरिएशन भी हो सकती हैं जब ये किसी आप उसमें देखेंगे किसी स्पेसिफिक टेक्निक में इसकी एप्लीकेशन को चेक करेंगे। तो अब हम आते हैं जी कि ये तो हो गया एक जनरल कि जनाब आपके पास एक रीजेंट रेजरवायर है, कैरियर है, उसको प्रोपेल किया जाता है, उसको एक कांस्टेंट फ्लो से आगे जो चैनल्स बने हुए हैं, मिक्सिंग और रिएक्शन जोन है उन चैनल्स के अंदर, वहाँ से पास किया जाता है। इसी दौरान सैंपल और इस कैरियर को मिक्स किया जाता है और ये दोनों चीज़ें यहाँ से पास होती हैं। रिएक्शन जोन है, वहाँ पे रिएक्शन होता है, कोई रीजेंट, इसमें कैरियर के अलावा भी कोई रीजेंट्स ऐड किए जा सकते हैं, और
उसके बाद जब ये उन चैनल्स में ट्रैवल करते हैं तो फिर ये जो कोई स्टडी जो भी आप करना चाह रहे हैं उसमें स्टडी करने के बाद वो डिटेक्टर में आ जाते हैं। अच्छा, तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं जी कि वो जो हम मिक्स कर रहे हैं और सैंपल उसके साथ इंजेक्ट करने के बाद मिक्सिंग हो रही है उसमें क्या होता है। अच्छा, सैंपल जब आप एक कैरियर स्ट्रीम में इंजेक्ट कर देते हैं, कैरियर स्ट्रीम क्या है जी, ये कैरियर स्ट्रीम है जो पीछे से आ रही है कांस्टेंट फ्लो पे, और इसमें एक रेक्टेंगुलर फ्लो प्रोफाइल है। रेक्टेंगुलर फ्लो प्रोफाइल मींस जब आप इसमें मैं करता हूँ एक्सप्लेन। आप जब सैंपल को इंजेक्ट करते हैं तो उसमें आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपको कलर्ड पार्ट नजर आ रहा है। अब ये एक चैनल है जी, ये आप देख सकते हैं, ये ट्यूब है और इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो है कैरियर की वो कुछ यूं है जैसे आपको ये विजिबल है। और ये हमने W जो है इसमें एक विड्थ है, सैंपल जो हमने इसमें ऐड किया है। अच्छा, अब जब सैंपल चूंकि कैरियर साथ फ्लो कर रहा है और उसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो आप देख सकते हैं, ये एरो दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये जब सैंपल इसमें ऐड किया गया और सैंपल इसके साथ मूव करेगा तो इसकी जो विड्थ ऑफ फ्लो प्रोफाइल है वो इंक्रीज होगी। वो कैसे इंक्रीज होगी जी, इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे जो इमेजेस हैं B, C और D में, तो इनमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो चले हमने मूव कराया उसको, एक वो रेक्टेंगुलर ज्योमेट्री थी, लेकिन बाद में अगर आप देखें जब वो कैरियर के साथ आगे बढ़ता है, मूव करता है, तो आप देख सकते हैं कि अब W एक तो उसकी विड्थ ज़्यादा हो रही है ये सैंपल की, जो ही सैंपल आगे मूव करता जा रहा है उसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। अच्छा, फिर उसके बाद इस पे गौर करें तो इसमें जो सैंपल है, स्पेशली ये यहाँ पे देख लें कि इसका जो आगे वाला ये पार्ट है और ये पार्ट है, इसमें सैंपल एक जैसा नहीं होगा। ये जो फ्रैक्शन है सैंपल की वो ज़रा फास्ट मूविंग है, वो आगे जा रही है। तो बहरहाल कैरियर के साथ साथ आप देखेंगे कि उसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज होती जा रही है और ये आपका मिक्सिंग एंड रिएक्शन जोन है। तो उसमें सैंपल जो है उसकी डिस्पर्शन कैरियर सिस्टम में शुरू हो जाएगी और ये जो डिस्पर्शन है, जो सैंपल का डिस्पर्स होना है इनटू द कैरियर स्ट्रीम, ये डिस्पर्शन रिजल्ट्स फ्रॉम द टू प्रोसेसेस। ये आपको जो इस तरह की डिस्पर्शन नजर आ रही है, आपने देखा है कि सैंपल when the sample was injected in the carrier stream and carrier stream was moving and this is the direction of flow. In the next images B, C and D, you can see that the width of sample is increasing. We can say the sample is dispersing. There is a dispersion in the sample into the carrier stream. तो dispersion की वजह से वो फैल गया है। तो अब हम डिस्पर्शन को थोड़ा सा देखते हैं कि ये जो डिस्पर्शन है ये कहाँ से आई है। सो देयर आर द टू प्रोसेसेस। फर्स्ट इज द कन्वेक्शन ड्यू टू द फ्लो ऑफ कैरियर स्ट्रीम एंड सेकंड इज डिफ्यूजन ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन द सैंपल एंड कैरियर सिस्टम। तो दो चीजें आई हैं जी, कन्वेक्शन है और दूसरी जो है वो डिफ्यूजन है। कन्वेक्शन किसकी है जी? कन्वेक्शन हो रही है ड्यू टू द फ्लो ऑफ कैरियर स्ट्रीम एंड कन्वेक्शन। कोई स्टूडेंट जी आपने आपकी आवाज ही नहीं आ रही, ट्रांसफर नहीं पड़ी थी? हीट ट्रांसफर, हाँ जी, हेलो सर, जब से क्लास स्टार्ट हुई आपकी आवाज क्लियर नहीं आई बिल्कुल भी, आवाज कट रही है। जब मैंने क्वेश्चन पूछना होता है तो उस वक्त आपको आवाज
कब मुझे आप मैसेज दे देते हैं, तो पहले बताया करें ना कि जनाब आवाज सर आप सर चैट में 50 बंदे ने मैसेज किया नहीं है। बेटा चैट वो अब मैं क्या कहूँ, मैं बंदा सारे काम जो है वो सर दोबारा क्वेश्चन डालें दोबारा जी क्या क्वेश्चन रिपीट कर दें। नहीं वो फिर मुझे दुख होता है जी, मैंने वो अब क्या कहें अब आपको, अब आप मुझे तो वो ऐसे ही लगता है हालात ना, अक्सरियत वो मोबाइल रख के तो बैठी होती है। अब मतलब देखें मैंने क्वेश्चन पूछा तो अब अंदर की बातें बाहर निकलना शुरू हो गई हैं कि किसी का वो, अब देखिएगा अब आप सुन लीजिएगा अपनी क्लास की बातें, मैं 2-4 लोगों को उठा लूं ना, आधी क्लास तो मोबाइल रख के भागी हुई होती है, तो इसलिए आपसे पूछने की गलती नहीं करते। बेटा तो आवाज आप देखिए ना, आवाज एक आधे स्टूडेंट का मैसेज आया है मुझे और स्क्रीन का जो इशू आ रहा है ना कुछ लोगों का, वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने अभी ये गूगल क्रोम शेयर किया हुआ है, तो मैं जब स्विच करता हूँ लेकिन उस वक्त लेक्चर नहीं हो रहा होता, जब आपके ये मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की विंडो पे स्विच करता हूँ तो वो टेम्परेरली स्टॉप हो जाता है। लेकिन अगर मैं मेरी आवाज़ आ रही हो लेक्चर मैं जब दे रहा हूँ और साथ स्क्रीन शेयर ना हो रही हो, जो पीपीटी है या जो भी फाइल है, वो फिर इशू हो सकता है, वहाँ पे थोड़ा सा वो कंसर्न बता दिया करें, लेकिन वैसे कुछ देर के लिए ना स्क्रीन पास हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर स्क्रीन तो सही है, मैंने भी ग्रुप में भी व्हाट्सएप के ग्रुप में भी स्क्रीन शेयर किया, स्क्रीन तो बिल्कुल ठीक आ रही है, लेकिन आवाज का वो इशू आया था जब आप क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो सर उसके बाद होता यही है ना, यही तो मैं रो रहा हूँ कि इशू उसी वक्त ही आता है जब मैं कोई चीज पूछ बैठता हूँ, उससे पहले जो है वो कोई एक आधा स्टूडेंट मैक्सिमम करे तो जी के इशू होता है वॉइस का, तो बहरहाल चले, अब उसमें क्या कहा जा सकता है। ये कन्वेक्शन यूजुअली हम कहते हैं ये जो है वो जो गर्म हवा है वो आपने देखा है कि वो उसकी डेंसिटी कम होती है, ठंडी हवा जो होती है वो डेंसिटी उसकी ज़रा वो भारी होती है तो वो नीचे बैठ जाती है, और जब कन्वेक्शन करंट्स से पास होते हैं तो वो क्या है जी कि दोनों हीट ट्रांसफर होती है और टेम्परेचर ग्रेडियंट तो एग्जिस्ट करता ही है, मतलब एक ठंडी हवा होती है एक गर्म होती है, लेकिन उनके दरमियान जो कन्वेक्शन होती रहती है इस तरह ड्यू टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट जो हीट ट्रांसफर होती है उस टाइप को हम कन्वेक्शन कहते हैं। तो हम कन्वेक्शन को इन जनरल सेंस भी यूज करते हैं कि कोई भी जब ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर ले लाइक थर्मल ग्रेडियंट तो वो कन्वेक्ट हो जाता है मटेरियल, तो इसमें भी कन्वेक्शन है जी ड्यू टू द फ्लो ऑफ कैरियर स्ट्रीम, आपकी जो कैरियर स्ट्रीम है वो चूंकि कंटिन्यूसली फ्लो कर रही है और उसमें जो है वो हमारे पास कन्वेक्शन का प्रोसेस सामने आता है। दूसरा जो प्रोसेस है वो है जी डिफ्यूजन। अच्छा ये मैं जो खुद कुछ देर के लिए रुक जाता हूँ ना तो वो एक्चुअली मुझे भी मैसेज आ जाता है कभी कभार नेटवर्क इशू का, तो मैं खुद रुक जाता हूँ कि ताकि वो आवाज़ टूट के ना जाए, जो ही नेट वो नॉर्मल होता है फिर मैं आपसे मुखातिब होता हूँ। तो द सेकंड वन इज द डिफ्यूजन एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की जो रीजन है, डिफ्यूजन भी आपको पता है ये भी एक हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जब मूवमेंट होती है गैसेस की, लिक्विड्स की, स्पेशली डिफ्यूजन हम गैसेस की स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे भी एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन द सैंपल एंड द कैरियर सिस्टम। तो ये दो तरह की जो है वो चीज़ें हैं, कन्वेक्शन है और डिफ्यूजन है, जिसकी वजह से सैंपल आपको इस तरह डिस्पर्स होता हुआ नज़र आएगा। तो कन्वेक्शन जो है वो एक जो लैमिनर फ्लो भी बन रहा है हमारे पास, लैमिनर फ्लो जो है वो मैं कोशिश करता हूँ, ये उम्मीद है पढ़ा होगा आपने, मैं इसकी आपको इमेजेस दिखा देता हूँ। ये दो तरह के फ्लो होते हैं जी हमारे पास, मैं उम्मीद है आपको ये इमेज विजिबल होगा।
हम लैमिनर फ्लो कहते हैं जी, आपके पास जब इस तरह का फ्लो हो कि सेंट्रल जो पार्ट है वो हाईएस्ट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होता है और साइड्स पे जो एडजेसेंट पार्ट है लिक्विड का जो वॉल्स के साथ अटैच होता है वो वेलोसिटी कम होती है, तो आपको इस शेप का फ्लो नजर आता है। देन एक और इसकी टर्म यूज होती है जी टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट में तो वो बिल्कुल समझे उसकी कोई एज सच सीक्वेंस जो है वो नहीं होती। तो लैमिनर फ्लो जो है यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये लैमिनर फ्लो जो है आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। और जो वेलोसिटी है लीनियर वेलोसिटी ऑफ द सैंपल जो ट्यूब वाल्स के साथ होता है वो लैमिनर फ्लो में आपको मैंने अभी बताया है कि जो वाल्स के साथ लेयर्स होती हैं, वाल्स के साथ जो पार्ट ऑफ सैंपल होगा वो ज़रा उसकी वेलोसिटी कम होगी, और जो बिल्कुल अटैच होता है वाल के साथ उसकी तो ऑलमोस्ट ज़ीरो वेलोसिटी होती है। बट एट द सेंटर ऑफ ट्यूब्स जो सैंपल है वो आप देख रहे हैं कि वो मूव कर रहे हैं और इस तरह जो है एक लैमिनर फ्लो होता है। अच्छा, तो ये दो रीजंस थी जी जब हमारे पास सैंपल आता है। और ये लैमिनर फ्लो मेंटेन रखने के लिए आपको यहाँ पे एक आपने पढ़ा था प्रोपेलिंग यूनिट मेंटेन्स अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ कैरियर। अगर वो कैरियर जिसमें आपने सैंपल इंजेक्ट किया है ये वाला ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाइट कलर का ही है, उन्होंने इसको कोई कलर नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ सैंपल को कलर शो किया है। तो इसमें क्या है कि अगर इसका फ्लो लैमिनर उसी वक्त होगा जब ये एक कांस्टेंट फ्लो पे कैरियर स्ट्रीम मूव करेगी। अगर इसमें टर्बुलेंस होगी तो ये यहाँ पे आपको सैंपल इस तरह मूव करता नज़र नहीं आएगा। तो ये रेड लाइन जो है ये एक्चुअली W इज एक्चुअली शोइंग द विड्थ ऑफ सैंपल फ्लो प्रोफाइल। अच्छा, इसमें फिर दो और चीजें भी एक आ जाती हैं जी, वो भी हम देखते हैं कि सैंपल की जो डिस्पर्शन में, अच्छा एक तो वो डिफ्यूजन कन्फेक्शन हो गई, उसका एस्पेक्ट था इसकी इस तरह को जो शेप बनाने में। दूसरी जो कंट्रीब्यूशन है जी डिफ्यूजन की अब हम बात करते हैं कि डिफ्यूजन आपके पास हो रही है एंड द रीजन बिहाइंड द डिफ्यूजन इज ऑलवेज देयर इज अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आपको पता है कि डिफ्यूजन में थोड़ा सा इसकी मैं आपको अच्छा सा इमेज दिखा देता हूँ। डिफ्यूजन हम जनरली हम यूज करते हैं टर्म जी कि जब आपके पास ये एक मिनट जी थोड़ा सा मुझे दीजिएगा, मेरी बेटी आ गई और इसने करनी है शरारत। डिफ्यूजन जो है वो हम एक हाई कंसंट्रेशन टू ये लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, और रीजन क्या होती है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो खत्म हो जाए। आप डिफ्यूजन की वो देख सकते हैं, वैसे तो जनरली आपको पता ही होगा, थोड़ा सा सिस्टमेटिकली देख लीजिएगा। तो इसमें यहाँ पे भी जब हम सैंपल मिक्स करते हैं तो इसमें हमें डिफ्यूजन का फैक्टर नजर आता है, और जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन बिटवीन द सैंपल एंड द कैरियर स्ट्रीम। अच्छा, इसमें अब डिफ्यूजन जो है वो दो तरह की हो रही है, एक पैरेलल है एक्सियली एंड दूसरी है प्रीपेंडिकुलर रेडियल जो है वो उसमें हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्सल और ये रेडियल डिफ्यूजन है। अच्छा, इसमें ये पैरेलल डिफ्यूजन है और ये प्रीपेंडिकुलर डिफ्यूजन है। तो इसमें हम देखते हैं कि डायरेक्शन दोनों में डिफरेंट है। जो रेडियल डिफ्यूजन है वो हमारे पास इस फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस में रेडियल जो डिफ्यूजन है वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है जी? उसकी रीज़न ये है कि जो रेडियल डिफ्यूजन है इट डिक्रीजेस द सैंपल्स लीनियर वेलोसिटी एट द सेंटर ऑफ ट्यूबिंग। आपके पास ये जो रेडियल डिफ्यूजन है लीनियर वेलोसिटी सेंटर ऑफ द ट्यूबिंग, आपके पास दो तरह की वेलोसिटी है। एक है, मैं आपको थोड़ा सा इमेज तलाश करके बता देता हूँ कि
अच्छा, ये हमने थोड़ी देर पहले लैमिनर फ्लो की एक डायग्राम देखी थी और इसमें ना वेलोसिटी, जो लीनियर वेलोसिटी है जो ये मूव कर रही है, ये दो हमने टर्म्स यूज की थी, हाईएस्ट वेलोसिटी एंड द जीरो वेलोसिटी। जीरो वेलोसिटी टर्म हम यूज करते हैं जो हमारी जो पोर्शन है सैंपल का जो ट्यूब के बिल्कुल एडजेसेंट है, जो बिल्कुल उसके क्लोज है। हाईएस्ट वेलोसिटी की टर्म यूज करते हैं जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट ऑफ द मूविंग लिक्विड है। और हम कहते हैं कि जितनी भी हम इसको एक hypothetically we divided this flow into the layers, कि जो सेंट्रल लेयर है, the central layer has the maximum velocity। तो इस वजह से ये जो हमारे पास रेडियल डिफ्यूजन हो रही है, रेडियल डिफ्यूजन क्या करती है? रेडियल डिफ्यूजन हमारी जो लीनियर वेलोसिटी है सैंपल की एट द सेंटर ऑफ ट्यूबिंग, उसको डिक्रीज कर देती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है सैंपल इंजेक्शन में। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो वो सैंपल की जो विड्थ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी, उसकी डिस्पर्शन हो जाएगी और बड़ी अनइवन सी डिस्पर्शन होगी। और अनइवन डिस्पर्शन जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर द गुड FIA, फॉर द गुड फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस। अच्छा, और at the edge of tubing experience and increase in linear velocity, यानी दोनों चीज़ें बेहतर कर रही है कि एक तो ये जो हाईएस्ट वेलोसिटी अडॉप्ट करता जा रहा है सैंपल, उसको रेडियल डिफ्यूजन यहाँ वाली इस हाईएस्ट को भी रिड्यूस करेगी, और दूसरा ये जो जीरो वेलोसिटी वाली रीजन है इसको इंक्रीज करेगी। तो ये जो लैमिनर फ्लो है, ये जो शेप बनती जा रही है मूविंग लिक्विड की, ये कम होगी और ये इसको प्रिवेंट करना डिस्पर्शन को, वो हमारी रिक्वायरमेंट भी है। सो दिस डिफ्यूजन, एंड विच टाइप ऑफ डिफ्यूजन? द रेडियल डिफ्यूजन helps to maintain the integrity of the sample flow profile, preventing sample in the carrier system from dispersing into another। अगर ये जो चीज़ हम कह रहे हैं, ये डिस्पर्शन जो हो रही है, डिफ्यूजन एंड द टाइप ऑफ डिफ्यूजन, स्पेशली द रेडियल डिफ्यूजन, वो क्या करती है जी? वो सैंपल को इस तरह कैरियर स्ट्रीम में डिस्पर्स होने से रोकती है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो both convection and diffusion make a significant contribution to the dispersion। तो ये दो चीज़ें जी हमने स्टडी की है कि कन्वेक्शन है और डिफ्यूजन है। ये जब सैंपल को हम इंजेक्ट करते हैं कैरियर स्ट्रीम में, कैरियर स्ट्रीम में आपको सैंपल की डिफरेंट वो जो डिस्पर्शन की पॉसिबिलिटीज़ हैं और दो जो फैक्टर्स हैं, वो ये कुछ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, 3 to 20 सेकेंड्स जो है वो इन सारी जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो सारे हमने चीज़ें पढ़ी हैं आफ्टर सैंपल इंजेक्शन, ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। एंड दिस इज़ द नॉर्मल टाइम स्केल फॉर द फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस। मतलब ये कोई बहुत डिले नहीं है, ये एक नॉर्मल टाइम इसको हम कंसिडर करते हैं। और इसी टाइम में ही मतलब जो हम नॉर्मल टाइम है हमारा, उसी में ही ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बाद में फिर ये उसका जो सैंपल है वो अच्छा, अब हम थोड़ा सा देखते हैं जी कि आपके पास जो एक FIA ग्राम है या FIA हम कर्व कहते हैं। अच्छा, ये जो अभी हम देखते आए हैं कि सैंपल को जब हम इंजेक्ट करते हैं और सैंपल की जो डिस्पर्शन है वो कैसे होती है, और डिस्पर्शन पे जो दो प्रोसेस हैं, कौन कौन से प्रोसेस हैं जी? कन्वेक्शन एंड द डिफ्यूजन, एंड स्पेशली द डिफ्यूजन, ये इसकी डिस्पर्शन को अफेक्ट कैसे करते हैं? ये वो क्वेश्चंस हैं जी जो आपके सामने एग्जाम में आ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट है जी वो है FI ग्राम।
यानी जिस तरह वो आपके पास होती है ना स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रोग्राम्स हैं, तो ये FI कर्व, फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस कर्व या फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस ग्राम आपके पास आती है। और ये क्या होती है जी, दिस इज अ प्लॉट एंड प्लॉट अमंग द डिटेक्टर सिग्नल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये आपके पास ये ग्रीन कलर की आपको नजर आ रही है जी, ये हम बाकी चीजें बाद में देखते हैं। ये जो आपको इस बॉक्स में नजर आ रहा है ये डिटेक्टर्स रिस्पॉन्स है वर्सेस टाइम। टाइम के साथ साथ जो हम इसमें देखते हैं कि डिटेक्टर का सिग्नल होगा y एक्सिस पे और टाइम जो है फंक्शन ऑफ टाइम मींस कि ये x एक्सिस पे हम टाइम के साथ साथ जो डिटेक्टर सिग्नल देता जाएगा उनको हम प्लॉट करते जाएंगे। इस तरह आपके पास एक FIA कर्व आ जाएगा। और इसमें जो आपको ये फिगर दी गई है यहाँ पे, ये एक टिपिकल FIA ग्राम है और इसमें हम बाकी चीज़ों को देखते हैं। ये जो डेल्टा टी है, टी स्लैश जो है, ये क्या चीज़ें हैं। तो इसमें आप दोनों जो हमने अभी फैक्टर्स पढ़े हैं, कन्वेक्शन और जो डिफ्यूजन है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं और इनका कंट्रीब्यूशन इस जो फिगर है 13.21, ये जो फिगर आपको यहाँ नज़र आ रही है वो यहाँ पे मौजूद है। उस इफेक्ट को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो ये एक्चुअली उसके टाइम पे इफेक्ट होते हैं। कन्वेक्शन और डिफ्यूजन जो है दोनों उसके टाइम पे इफेक्ट होते हैं। तो इंजेक्टर से डिटेक्टर तक जो उसका फ्लो है, द टाइम रिक्वायर्ड टू फ्लो द सैंपल फ्रॉम इंजेक्टर टू डिटेक्टर, ये दो पैरामीटर्स जो हैं वो एक्चुअली डिफाइन करते हैं कि सैंपल विल टेक हाउ मच टाइम फ्रॉम दिस इज इंजेक्शन पॉइंट जहाँ पे आप सैंपल इंजेक्ट करते हैं। ये सारी ट्यूब की लेंथ है, यहाँ पे इसके एंड पे डिटेक्टर होता है, इसकी एक सिंपल ये एंड दिस इज मिक्सिंग एंड रिएक्शन जोन। दिस ट्यूब इज एक्चुअली मिक्सिंग एंड रिएक्शन जोन। At the left end of this tube we can see there is a sample injection and incoming carrier stream, and on the end of this mixing and reaction zone there is a detector, जहाँ पे जो सैंपल आप देख सकते हैं फिर डिटेक्टर में चला जाता है और डिटेक्टर क्या करता है जी, डिटेक्टर उसको फिर डिटेक्ट करके जो भी सिग्नल है वो उसको दे देता है। तो ये जो मिक्सिंग रिएक्शन जोन का पाथ है, देयर आर द टू प्रोसेस व्हिच अफेक्ट्स व्हिच डिटरमिन द टाइम रिक्वायर्ड टू फ्लो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अच्छा, वो फैक्टर्स कौन से हैं जी, वो आपने देखे हैं, कन्वेक्शन है और डिफ्यूजन है। तो इसमें हम थोड़ा सा इसको देखते हैं जी कि ट्रैवल टाइम जो है वो TA है। ट्रैवल टाइम क्या है जी, TA है इज द टाइम बिटवीन सैंपल इंजेक्शन एंड अराइवल ऑफ इट्स लीडिंग एज एट द डिटेक्टर। TA यहाँ पे है कि आपने ये टाइम दिया है इसको सैंपल इंजेक्शन और ये मिक्सिंग जोन है, आप इसको मिक्सिंग जोन कह सकते हैं। इसके बाद फिर वो शुरू हो जाता है डिटेक्टर का जोन। डिटेक्टर के जोन में फिर ये पीक्स आएंगी। तो टोटल टाइम जो इसने यहाँ से लिया है, समझें ये यहाँ से इंजेक्ट किया आपने सैंपल, यहाँ से सैंपल आपने डिटेक्टर को पहुंचा दिया है। तो ये टाइम जो है जी वो कह रहे हैं कि टाइम TA उसको हमने कहा है। TA टाइम कौन सा है, TA इज द टाइम बिटवीन सैंपल इंजेक्शन एंड द अराइवल ऑफ इट्स लीडिंग एज टू द डिटेक्टर, यानी डिटेक्टर तक पहुंचने और सैंपल इंजेक्शन के दरमियान जो मिक्सिंग एंड रिएक्शन जोन का डिस्टेंस सैंपल ने ट्रेवल किया है उस पर जितना टाइम लगा है वो हम उसको TA कह रहे हैं। ये जो आपको रीजन नजर आ रहा है ये पीक से पहले, क्योंकि पीक तो आनी है आपकी डिटेक्टर रीजन में, पीक से पहले जो आपका टाइम है ये वाला जो रीजन है ये रिएक्शन एंड मिक्स, ये इंजेक्शन हो रही है यहाँ पे,
अच्छा, फिर अब देखते हैं जी कि नेक्स्ट है जी रेजिडेंस टाइम टी। रेजिडेंस टाइम टी क्या है? दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द मैक्सिमम सिग्नल। यानी आपके पास टी जो है वो, चलें इनको एक दफ़ा सारी टर्म्स को पढ़ लेते हैं फिर आपको बताते हैं। एंड द डिफरेंस बिटवीन द रेजिडेंस टाइम एंड ट्रैवल टाइम इज टी स्लैश कह लें which approaches zero when convection is primary means of dispersion and increases in value as the contribution from diffusion become more important। अच्छा, इसमें ट्रैवल टाइम है जी, टोटल ट्रैवल टाइम है टी ए, ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जो रिएक्शन एंड मिक्सिंग जोन का टाइम है। उसके बाद ये जो टी है जी, ये वाली टी, ये कैपिटल टी जो है, ये टाइम है टाइम टू ऑब्टेन मैक्सिमम सिग्नल। यानी मैक्सिमम सिग्नल आपका कहाँ पे आएगा जी? जो इस पीक का बिल्कुल टॉप है, तो इसकी टॉप पे जो ये सिग्नल आएगा, ये आप रेड लाइन ये वाली देख रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है? दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द मैक्सिमम सिग्नल। ये जो टाइम है रेजिडेंस टाइम हम इसको कह रहे हैं। रेजिडेंस टाइम टी is the time required to obtain maximum signal। maximum signal means कि ये जो पीक आपको यहाँ पे नजर आ रही है, इस तक पहुंचने में जो टाइम चाहिए। अब चूंकि पीक है तो पीक तो आप वो अब डिटेक्टर की अंदर जो सैंपल मूव कर रहा है उस पर भी आप चले गए हैं, तो ये टाइम टी है। एंड द डिफरेंस बिटवीन द रेजिडेंस टाइम एंड द ट्रेवल टाइम, आपके पास दो टाइम है जी। एक रेजिडेंस टाइम है जिसको आप कैपिटल टी से कह रहे हैं, एंड दिस रेजिडेंस टाइम आप इसको एंड उस वक्त करते हैं जब आपके पास पीक मैक्सिमम आ जाती है। और ट्रैवल टाइम जो है, ट्रैवल टाइम ये पीक से समझे शुरू होने से पहले का टाइम है, जब सिग्नल, क्योंकि सिग्नल आना शुरू होता है वो डिटेक्टर में आना शुरू होता है, तो जो ही डिटेक्टर के अंदर सैंपल एंटर होता है तो उस वक्त आपका रेजिडेंस टाइम ख़त्म हो जाता है। और टोटल जो ट्रैवल टाइम खत्म हो जाता है, रेजिडेंस टाइम चलता रहता है साथ साथ। रेजिडेंस टाइम उस वक्त खत्म होता है जब पी के पास मैक्सिमम यहाँ पे आ जाए। ये देख रहे हैं कि ये टी ए है, ये जहाँ पे जो ही पीक की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है तो ट्रैवल टाइम खत्म हो गया है, और ये जो कैपिटल टी है जो रेजिडेंस टाइम है ये चलता गया है अनटिल वी गेट द मैक्सिमम ऑफ दिस पीक। तो इसमें हम देख सकते हैं कि कैपिटल टी और जो स्मॉल टी ए है, इनका डिफरेंस जो है वो टी डैश हम उसको कह रहे हैं। हम उसको क्या कह रहे हैं जी? हम उसको टी डैश कह रहे हैं। और ये जो टी स्लैश है या टी डैश है, स्लैश कह लें इसको पर, इसकी कुछ थोड़ा सा उन्होंने बताया है कि it approaches to zero when convection is the primary means of dispersion। यानी जो dispersion हो रही है सैंपल की, it is only due to the convection, not the diffusion। diffusion का process नहीं contribute कर रहा, तो इसकी value zero होती है। and increase in value as the contribution। diffusion अगर उसको contribute करेगी तो देन आपकी ये जो वैल्यू है ये ज़्यादा होती जाएगी। मैं इसको ये ग्राफिकल उसमें बताता हूँ कि यहाँ पे ये जो डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, ये आपको जनाब मेरा यहाँ पे ये जो डिफरेंस आ रहा है दोनों टाइम्स में, ये डिपेंड करता है कि अगर तो आपके पास कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है वो इज़ द ओनली रीज़न फॉर द डिस्पर्शन, तो ये कम होगा। और अगर डिफ्यूजन इसको कंट्रीब्यूट करेगी तो डिफ्यूजन की सूरत में ये जो टाइम है वो ज़्यादा होगा, इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी रेजिडेंस टाइम की, तो ये जो डिफरेंस है ये भी इंक्रीज होता जाएगा। अच्छा, ये तो एक हो गई आपकी मैक्सिमम सिग्नल्स जो है वो आने तक। अब हम बाकी टर्म्स हैं टाइम की वो भी देखते हैं।
बाकी आप टोटल ये देख रहे हैं टाइम, इसमें जो है the time required for the sample to pass through the detector's flow cell। अब हम पूरा वो उसमें देखते हैं कि टोटल सैंपल टाइम कितना जो है वो गुजारता है। इसमें भी दो पैरामीटर्स हैं, सिग्नल टू रिटर्न टू इट्स बेस लाइन, कि यहाँ से आया सिग्नल, आप ये देखें इसकी पीक बनी, फिर ये वापस दोबारा अपनी बेस लाइन तक आया है, यानी इस पीक, ये पीक कितनी ब्रॉड होगी और कितनी इसकी ये एच हाइट होगी। इसमें भी ये दो पैरामीटर्स हैं। बेस लाइन टू बेस लाइन टाइम इज डेल्टा टी, ये आपकी बेस लाइन है, यहाँ से ये पीक उठना शुरू हुई थी, and then at this point peak returns to again baseline, so this is called baseline to baseline time, this one here। यहाँ पे इस पॉइंट पे जब ट्रैवल टाइम खत्म हुआ था, पीक बनना शुरू हुई थी, क्योंकि ट्रैवल टाइम में तो पीक नहीं थी, ये बेस लाइन पे ही सारा कुछ हो रहा था। तो इट स्टार्ट here the time delta t starts, delta t is the time of the peak, जब ये पीक बनना शुरू हुई from baseline to when it returned to the baseline, baseline to baseline जो है वो पीक जब रिटर्न हुई है तो उसमें हम देखते हैं कि उस टाइम को हम डेल्टा टी कह रहे हैं। और उसमें टाइम ये तो हो गया। अच्छा, फिर जो टर्म एक और यूज हो रही है टी स्लैश टी, ये वाली, ये टाइम है जी आपके पास, ये वाला टाइम, ये वाला, ये कौन सा टाइम है कि जब मैक्सिमम सिग्नल आ जाता है आपका पीक का, उस पॉइंट से लेकर दोबारा पीक खत्म। और इसमें टाइम्स एक्सप्लेन किए हैं। फिर एक चीज हमारे पास रह गई है जी, and that is the final characteristic parameter of this FIA diagram। What is the final characteristics parameter? That is the height of peak, h। पीक की हाइट जो है ये भी वो हमने एक्सप्लेन करनी होती है। पीक की हाइट क्यों इम्पोर्टेंट है जी? ये आपने जितनी भी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स पढ़ी हैं, आपने जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स पढ़ी हैं, तो मैं आपको ये पीक में दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दो चीज़ें होती हैं, पीक की हाइट और उसकी, तो चले मैं आपको इसी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। पीक हाइट जो है एक्चुअली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट कैन बी रिलेटेड टू द सैंपल या एनालाइट्स कंसंट्रेशन। आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी देखा है कि कुछ पीक्स शार्प होती हैं, कुछ पीक की हाइट ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, कुछ पीक ब्रॉड होती हैं, उनका एरिया ज़्यादा होता है। तो हम सारा क्या करते हैं जी, इन पीक्स को एनालाइज करते हैं, इनका एनालिसिस करते हैं। हम चूँकि हाइट की बात कर रहे हैं, तो हाइट एक्चुअली इंडिकेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ दैट कंपोनेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द सैंपल, कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट। और इसमें इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके साथ रिलेट किया जाता है। और ये कोई भी मेथड हो, और स्पेशली हमारे पास जो फ्लो इंजेक्शन एनालिसिस मेथड है, इसकी जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा पीक की हाइट को जज करने में हेल्पफुल होती है। आप सोफिस्टिकेटेड या सेंसिटिव जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे तो उसमें रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी, पीक की हाइट ज़्यादा होगी। अभी हम नेक्स्ट उसमें इसको कंपेयर करते हैं। तो इसमें इसको हम एक पीक की आपको मेरे ख्याल में अब हमने एक्सप्लेन कर लिया है कि इसमें कौन कौन से टाइम इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन सी ये चीज़ें हैं। रेजिडेंस टाइम कौन सा है, ट्रैवल टाइम कौन सा है, डेल्टा टी कौन सा है, टी स्लैश कौन सा है, और हाइट क्या है, किन चीज़ों को इंडिकेट करती है।
इसमें आप देख सकते हैं कि तकरीबन आपने कोई जो टाइम फैक्टर्स हैं वो देखे आपने जो इन्वॉल्व है एक पीक में। अब हम दो पीक्स देख रहे हैं जी, सैंपल 1 है और सैंपल 2 जो है वो हम उसको थोड़ा सा वो कंपैरेटिवली आ जाएगा और उसमें जो है वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो एक तो पीक हाइट है, क्योंकि पीक हाइट ने हमें उसकी कंसंट्रेशन के बारे में बताना है, एंड देन द रिटर्न टाइम, पीक जो है वो रिटर्न उसमें कैसे होनी है। अच्छा, अब हमारे पास इस कर्व में जो एफ आई ये कर्व है, दो पीक्स आपको नजर आ रही हैं और पीक हाइट है और रिटर्न जो टाइम है इसको हम देखेंगे। पीक हाइट देखें उसमें जो है वो उसकी डिटेल में जो है वो एनालाइज कर पाएंगे। और रिटर्न टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये सैंपल की जो इंजेक्शन फ्रीक्वेंसी है उसको डिटरमिन करता है। रिटर्न कम होगा तो सैंपल जो है वो पीक बनेगी, अगर तो पीक ड्रॉप होते हुए देखें कि ये जो पीक्स हैं आपके पास, रिटर्न टाइम कौन सा है जी? रिटर्न टाइम ये टाइम कि जब पीक मैक्सिमम बनने के बाद ड्रॉप होती है। सर जी ये तार रशीद साहब की आ रही है ये वीडियो, आप क्या कह सकता हूँ, मना तो कर रहा हूँ, रिएक्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सेकेंड सैंपल एट अ टाइम टी स्लैश जो है वो दो सैंपल आपने इंजेक्ट किए हैं, एक सैंपल का टाइम रिटर्न टाइम ज्यादा है, वो वहां पे ज्यादा टाइम ले रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जगह पे अगर ये पीक यहाँ पे आके जरा टाइम ज्यादा लेगी तो ये अगली पीक के साथ ओवरलैप कर जाएगी। तो इस वजह से एक तो कर पाए ये इफेक्ट है, सैंपल फ्रीक्वेंसी ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ पे इस डायग्राम में अगर आप देखें अगला सैंपल आना है तो ये फर्स्ट इंजेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, में ये आपकी फर्स्ट पीक आ गई। आप रिएक्शन मिक्सिंग जोन में से एक सैंपल पास कर लेंगे तो फिर आपको दूसरा सैंपल इंजेक्ट करना है, तो ये दूसरे की पीक आ गई। तो इस वजह से इनकी जो इंजेक्शन है वो रिटर्न टाइम पे बहुत ज्यादा करती है। अगर एक पीक अभी रिटर्न ही नहीं हुई प्रॉपरली और आपने दूसरा सैंपल इंजेक्ट कर दिया तो दोनों सैंपल मिक्स हो जाएंगे, प्रॉपरली से इंजेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये हम इसकी जो इंस्ट्रूमेंटेशन है जी ये कल देखेंगे और कल भी जब ये क्लास होनी है सुबह, हमको थोड़ी सी अब ये ईद से पहले कोशिश करते हैं कि